तख्ता पलट से 54 साल पहले बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने सीरिया की सत्ता हासिल की थी। इसी तख्ता पलट की वजह से 24 सालों तक राज करने के बाद उनके बेटे के हाथों से सत्ता चली गई। हालात तो यहां तक आ गए कि सीरिया के राष्ट्रपति की जान पर बनाई। अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मदद न करते तो शायद असद का परिवार सहित नरसंहार हो जाता। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता का अंत हो गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क सहित कई प्रमुख शहरों पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों के कब्जे के बीच बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद अपने पूरे परिवार सहित रूस पहुंच गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बशर अल असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी। वहीं रूस के विरोधी अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट का स्वागत किया है। सीरिया में हुए इस बड़े बदलाव के बाद ईरान की तरफ से भी बयान आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, हम इस बात से हैरान हैं कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं सकी। ये सब काफी तेजी से हुआ। दरअसल सीरिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे अबू मोहम्मद अल जुलानी का हाथ है। जुलानी विद्रोह गुट हयात तहरीर अल शाम का लीडर है। 2003 में अबू मोहम्मद अल जुलानी इराक चला गया था और उसने अल कायदा ज्वाइन कर लिया था। जुलानी को बगदादी का करीबी माना जाता है। वो बगदादी के ट्रेनिंग कैंप में भी रह चुका है। अमेरिका ने जुलानी के सिर पर करोड़ों का इनाम भी घोषित किया है। वहीं सीरिया में हुए तख्ता पलट पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सुनिए। ट्यूनीशिया के अंदर ये सारे लोग जो अरब मुल्क में देश वाले लोग आ गया था बाहर, सोच रहा था ये सरकार बदला करना चाहिए। ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, फिर सीरिया की शुरू हो गया था। लोग सोचते ये सीरियन सरकारी भी तोड़ने के लिए तैयार है। तो 6 महीने के अंदर तो पूरी शांति डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। सीरिया हड़ताल भी हो रहा है। सब लोग कह रहे सरकारी कुछ तो करना चाहिए। उसके बाद एकदम मुस्लिम ब्रदरहुड, इसके लिए जो इस्लामिस्ट वाले के लोग थे उन्होंने हाईजैक किया था सीरियन एस्पिरेशन के लिए। तो इसके बाद बिल्कुल वायलेंस शुरू हो गया था। रेबल फोर्सेस भी आ गया था। तुर्की दरवाजा खोल दिया था। पूरी 173,000 टेररिस्ट आ गया था 83 नेशंस। मतलब सीरिया के अंदर आ गया, इराक भी अंदर है। ISIS बन गया था, अल कायदा भी बन गया था। तो दोनों को ये लोग काफी सीधे डिस्ट्रॉय किया। तो इसलिए हमारे सरकार में उसी के वक्त में काफी मतलब युद्ध चल रहा, एंटी टेररिस्ट मूवमेंट। तो 2015 है तो अलिपो सिटी भी लिबरेट किया था। तो उन्होंने सीरियन फौज है और सीरियन आर्मी का, हिजबुल्लाह फौज ऑफ दिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इराक, ईरानियन साथ में, रशियन साथ में, सबको आ गया था। तो लिबरेट हो गया था। लेकिन एक पूरा पोर्शन सीरिया की बॉर्डर है जो एक ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया। एक अमेरिकन फोर्सेज है जो कसद वाली फोर्सेज है, कुर्दिश डेमोक्रेटिक फोर्सेज सपोर्ट कराए कुर्दिस्तान के लिए इंक्लेव बनाने के लिए। और दूसरी जगह इदलिब है जो हर मतलब रेबल्स ग्रुप में वहां पर आ गया था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तुर्की। तो तुर्की कब्जा किया था 2012 इदलिब में और पूरी कम से कम 7,000 मतलब ये रेबल्स वहां पर उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहा है। पूरी ट्रेनिंग है। तो उसके बाद अस्ताना मीटिंग हो गया था सीरिया की। तुर्की, रशिया, ईरान उन्होंने शांति मांग रहे, रूस कर रहे। तो सीरियन रेबल्स में और सीरियन सरकारी अटैक नहीं होना चाहिए। तो शांति हो गया तो 4-5 साल तक। फिर गाजा का वॉर शुरू हो गया था इसराइल से। तो गाजा के युद्ध शुरू हो गया था। लेबनान वॉर शुरू हो गया था। फिर सीजफायर हो गया। फिर नेतन्याहू खुद हमारा सीरियन राष्ट्रपति वो कह रहे थ्रेटन भी किया था, सीरिया प्लेइंग विद फायर। अगले दिन में इसराइल के इंटेलिजेंस में और तुर्किश इंटेलिजेंस दोनों के साथ में ऑपरेशन शुरू हो गया था सीरिया के अंदर। इसलिए जल्दी से जल्दी तोड़ दिया था सरकारी, क्योंकि कम से कम 7,000 टेररिस्ट है जो लेड बाय हयात तहरीर शाम। जो हम लोग ये कह रहे ये इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहले अल नुसरा, फिर उसके बाद पहले तो अल कायदा है और उसके साथ में है तो पहले ISIS। वो अबू मोहम्मद अल जुलानी खुद अमेरिकन में $10 मिलियन बाउंटी ऑन हिज हेड। लेकिन अभी तक उन्होंने इंटरव्यू भी दिए थे CNN के लिए, देखा आप। तो ये चक्कर ये है, सीरियन लोग में काफी सफर हो रहा है। सैंक्शन, मिसमैनेजमेंट, मैल प्रैक्टिस, करप्शन भी है। सब कुछ आ गया था सिर के सरकारियों पर, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन 12 साल हो गया था, पूरी इकोनॉमी तोड़ दिया था।
और काफी लोग सफर हो रहा है, इसलिए सीरियन कंडीशन वेरी वोलेटाइल। तो ग्राउंड में प्रिपेयर कर दिया था ये सरकार हटाने के लिए किसी जगह में, तो इसलिए ये लोग जो तुर्की सपोर्ट किया था, ये फौज आ गया था, बिल्कुल सीरियन सरकार तोड़ दिया। लेकिन हमको अभी नहीं मालूम सीरियन सरकार तोड़ने के लिए आया था या सीरिया से तोड़ने के लिए आया, ये भी सवाल पूछना चाहती है, लेकिन वी विल वेट एंड सी। सीरिया में विद्रोही गुटों के पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने भी इस मामले पर बयान दिया था। अमेरिका की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। युद्ध नहीं है, सही है कह रहे ट्रंप, लेकिन डीप स्टेट यूनाइटेड स्टेट में उनके पीछे है। सारी दुनिया मालूम हो गई थी अमेरिकन प्लान, अमेरिकन ऑपरेशन सीरियन। 1995 उनके लिए क्लीन एंड ब्रेक पॉलिसी लगा दिया, न्यूकॉन्स भी लगा दिया था। सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, सुदान पूरी तोड़ने के लिए तैयार है अमेरिकन। तो आज से कैसे बोलते, जब तक प्रेसिडेंट ओबामा इजिप्ट में आया था उन्होंने स्पीच भी डिलीवर किया, सारी दुनिया का मालूम हो गया था डेमोक्रेसी, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द अरब वर्ल्ड। अगले दिन में अरब स्प्रिंग शुरू हो गया, तो पूरे अरब स्प्रिंग में इस्लामिस्ट पॉलिटिकल इस्लाम आ गया, तो बिल्कुल ये तो तोड़ दिया था। कोई मतलब किसी के देश में अभी तक शांति भी नहीं है, सबको थोड़ा है। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन भी पॉलिसी है अभी तक, एक यूक्रेन के ऊपर उन्होंने पूरा बैलिस्टिक मिसाइल वो यूक्रेन के लिए परमिशन दे दिया, तो अटैकिंग इन डीप इनसाइड रशिया। इसका मकसद ये वाइडनिंग ऑफ द वॉर, नाटो इन्वॉल्वमेंट, और सरकारी जो अन्याय आ रहे ट्रंप में उसके लिए हैंड बल बहुत टाइट कर रहा है, तो कोई चांसेस नहीं है तो युद्ध रखने के लिए चाहिए, जैसे ट्रंप प्रॉमिस किया। सिमिलर इन सीरिया, सीरिया जब तक ट्रंप कह रहे अमेरिकन इलीगली इन सीरिया क्या जरूरत थी, हमारी जरूरत भी नहीं, विथड्रॉ करना चाहिए अमेरिकन ट्रूप्स सीरिया की और इराक की। लेकिन तेल है, मतलब जख्म है तेल, आप समझ लो। इंडिया अमेरिकन लस्ट कंपनी है जो इसका अमेरिकन डीप स्टेट मांग रहे, तो इसलिए जो झगड़ा शुरू होना चाहिए ट्रंप के साथ भी डीप स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये हो सकता है। क्योंकि अगर अभी कह रहे टेररिज्म शुरू हो गया दोबारा आगे, अल-कायदा, ISIS, इट्स अ प्रिटेक्स्ट, इट्स हिज्जा फॉर द अमेरिकन, ये तो हम लोग रहने के लिए जरूरत पड़ी। तो अमेरिका विल क्रिएट वॉर्स, दे विल नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, दे विल ओनली मैनेज द क्राइसिस। तो the more you have more battle zone, the more the arm industry will nourish and flourish in the United States. My last question to you. हालांकि अब सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत पर इसका क्या असर होगा। इस मामले में क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, सुनिए। भारत के लिए चिंताजनक बात है इसी के जो ग्रुप्स हैं वो उनका पास्ट पिछला जो था वो तो सब बहुत आतंकवादी था, और ये सभी लोग भारत के विरुद्ध रहे हैं कभी न कभी। इनके लिंक पाकिस्तान से रहे हैं शुरू के। और दूसरी बात ये कि हालांकि उन्हीं ने अब कहा है कि वो बदले की भावना नहीं लेंगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे, लेकिन इस तरह की बातें हम सुन चुके हैं। पहले भी तालिबान ने भी यही कहा था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, तालिबान ने कहा था कि औरतों का भी रोल होगा, माइनॉरिटीज का भी रोल होगा, लेकिन बाद में वहां पे जो हालात हुए उसमें किसी को कुछ नहीं मिला। और पश्तून डोमिनेटेड जो तालिबान थे उन्हें लगता है ऐसा कि कहीं ये तो ऐसा नहीं करेंगे, ये भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, ये कई भागों में बटे हुए हैं, इसमें 4 बड़े ग्रुप हैं और छोटे छोटे बहुत से ग्रुप्स हैं। अच्छा, इन बड़े ग्रुप्स जितने इनकी चारों की आइडियोलॉजी अलग है, और डर इस बात का भी है कि इनका आपस में भी झगड़ा हो सकता है किसी समय पे। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये है कि ये संकेत अच्छा नहीं है, इससे आतंकवाद फैलने का डर लगता है। तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है, और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना यह है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है।